बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के सेशन में। और आज है हमारा सेट 1 का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले खुद से क्वेश्चन को बनाना। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है उन लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आंसर का लिंक दिया हुआ है। पहले आप जाके अपना आंसर मैच कर लेंगे, देखेंगे आपको कितने मार्क्स आए। नेगेटिव मार्क्स काट के ये ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन को आपने स्किप किया है, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है। और समय सबसे इम्पॉर्टेंट है, समय आपको कहाँ कितना ज़्यादा लगा है, कहाँ कितना कम लगा है। जो लोग नए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का भी लिंक दिया हुआ है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर मैच करेंगे, तब आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आपको वास्तविकता में पता चलेगा। अब 2-3 बातें मैं आपको पहले बतलाना चाहता हूँ डिस्कशन से पहले, चूँकि ये पहला क्लास है। तो जिन लोगों ने पहले क्लास किया हुआ है उन्हें पता है, जिन लोगों ने पहले क्लास नहीं किया है उन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एक सेट बनाते हो तो आपको उसमें ध्यान देना होता है कि सारे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, विद इन टाइम बनने चाहिए और एक्यूरेसी के साथ बनने चाहिए, ठीक है। तो फोकस हमको हर उस जगह पे करना है जहाँ पे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पूरे ग्रामर का यूज होगा, पूरे लिटरेचर का यूज होगा, जितने सेक्शन हम कहते हैं हर एक सेक्शन का यूज होगा। मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बहुत ही अच्छा करूँगा। हालांकि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था। जो लोग मेंस के क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जल्द ही अगला सेट आपका मेंस का होगा, SBI मेंस का, ठीक है। PT और मेंस दोनों तरह के पेपर रेगुलर आपके पास आएंगे। मैं फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा भी, ठीक है। जैसे मैं अभी वीकली आपको 2 सेट दूंगा, 2 सेट और 2 डिस्कशन, उसके बाद आगे फ्रिक्वेंसी को देखेंगे। अगर वीडियोज आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और सवाल करने के लिए बिल्कुल आप फ्री हैं। जहाँ भी समझ में नहीं आए, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो उस टॉपिक को आप लिखते जाएंगे और हम लोग उस पर वीडियोज़ बना के उसको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। चलिए पहले सेट क्वेश्चन पेपर मैं उम्मीद करता हूं आप सबने सॉल्व किया होगा। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में आप ध्यान से देखिए, आपके पास इसमें 6 सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है कॉलम मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है आपके पास पैसेज। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 है आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है आपके पास कॉमन एरर। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 है आपके पास सेंटेंस कनेक्टर। और क्वेश्चन नंबर 26 to 30 है आपके पास सेंटेंस अरेंजमेंट। 6 सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन है। काफ़ी सेक्शन को कवर करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन पेपर में, ताकि पहले वीडियो में आप लोग को काफ़ी कुछ बतलाया जा सके। मैं एक बात आपसे कहता हूं गारंटी के तौर पे कि इस पेपर में मिनिमम मार्क्स 20 नंबर होना चाहिए इंग्लिश में, 20 नंबर, ठीक है। आप लोगों ने आंसर को मैच कर लिया होगा। अगर 20 मार्क्स नहीं आया है तो आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि ये 20 मार्क्स के लायक था या नहीं था। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरा वीडियो जो ध्यान से देखेगा, पढ़ाई को सोच के जंप कर करके नहीं, वो आदमी काफ़ी कुछ सीखेगा और अगले पेपर में उसका कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले मैं जो सेक्शन उठाता जो विद इन सेकेंड्स बनेगा, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 to 30 उठाता, सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बुआ, और ये जानते हैं 5 में 5 मार्क्स आपको आएगा 10 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए मैं इसे कैसे बनाता हूं। कॉन्सेप्ट को समझने की जिम्मेदारी आपकी है। ध्यान से वीडियो को देखना है, जंप करने की कोशिश नहीं करनी है और लास्ट तक देखना है, सीखना है मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा है सेंटेंस अरेंजमेंट। देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट को पहले आप देखिए और देखिए आपको कैसे अप्रोच लगाना है। मैं इस पर एक फुल वीडियो भी बनाने वाला हूँ धीरे धीरे सेंटेंस अरेंजमेंट पे। अभी आप समझिए क्वेश्चन को, आप पढ़ते हैं, लिखा हुआ है विथ राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस देयर इम्पैक्ट कैन ओनली इंटेंसिफाई। पहला लाइन पढ़ते ही दिमाग में बस एक बात आती है, ध्यान से देखिएगा।
मुझे आपको हिंदी नहीं समझाना है, मुझे आपको बहुत सारे नियम नहीं बताने हैं, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है, बस आपको सुनना है। आप बस ये बताइए कि कितने आदमी यहाँ पे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को नहीं जानते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा। अगर यार बैंक एसएससी की जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको छोड़ो यार, अगर वो साक्षर है आज के डेट में, ठीक है, या फिर वो घर से बाहर निकलता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस सबको लगभग पता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। आप बस इतना ही बताइए कि ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, इंटेंसिफाई, अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, नेगेटिव है। आप इस सेंटेंस के ऊपर लगा लेंगे नेगेटिव। दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जो मैं दो बातें बोलने वाला हूं उसको कॉपी निकाल कर नोट कर लीजिए। सेंटेंस अरेंजमेंट बनाते समय देखिए अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। जब आपको जनरली कुछ नहीं दिखता है तो आपको दो तीन चीजें समझनी है अरेंजमेंट में। आपको उसमें सबसे पहले समझना है कि आपको टेंस पे फोकस करना है और उसके सेंस पे फोकस करना है। टेंस और सेंस, टेंस और सेंस, टेंस और सेंस। टेंस है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और सेंस है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेंस कोई तीसरा नहीं होता, सेंस दो ही होते हैं, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, टेंस और सेंस। तो सेंस इसका है नेगेटिव। टेंस में कौन सा टेंस है? इट कैन ओनली इंटेंसिफाई। काफी लोगों के लिए प्रेजेंट टेंस है, कैन है तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन आप ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, आप सेंटेंस अरेंजमेंट बना रहे हैं, ठीक है। ये रिटेन इंग्लिश का, स्टोरी राइटिंग का एक हिस्सा है। तो ये बताइए कि कैन क्या करता है? क्षमता दिखाता है या संभावना दिखाता है? क्षमता दिखाता है या संभावना दिखाता है? तो संभावना जो चीज है ये कहाँ होती है? फ्यूचर में होती है ना। संभावना कहाँ होती है? फ्यूचर में। तो ये है तो प्रेजेंट, लेकिन सेंस कहाँ जा रहा है? फ्यूचर का। इसको लिखना नहीं, बस समझ लेना है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? लाइन नंबर 2 में, द साइंटिफिक कंसेंसस इज दैट हीट वेव्स विल ग्रो। हीट वेव्स, हीट वेव्स हमारी भाषा में उसे लू भी चलना कह सकते हैं, जो लू चलता है। हीट वेव्स आप समझ लीजिए, हीट वेव्स बढ़ेंगे, गर्मी बढ़ेगी। अच्छा, गर्मी बढ़ना हमारे यहाँ पॉजिटिव माना जाएगा फिर नेगेटिव माना जाएगा? सीधी सी बात, नेगेटिव माना जाएगा। हम ही लोग कहते हैं आजकल का मौसम हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत परेशानी हो रहा है, तो ये क्या है? नेगेटिव चीज है। ये जहां भी आप क्या लगा देंगे? नेगेटिव। और विल ग्रो, विल क्या है? फ्यूचर है, विल क्या है? फ्यूचर है, ठीक है, ध्यान दे दिए। थर्ड में लिखा हुआ है इट इज इनकरेजिंग। अच्छा, इनकरेज, इनकरेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इनकरेज करना क्या होता है? पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, मैं पूरा लाइन पढ़ भी नहीं रहा हूं, मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उतना ही पढ़ रहा हूं जितनी की आवश्यकता है। इनकरेज क्या लगा देंगे? पढ़ते पॉजिटिव लगा देंगे। दो सेंटेंस नेगेटिव, एक सेंटेंस पॉजिटिव, दो सेंटेंस नेगेटिव, एक सेंटेंस पॉजिटिव। सवाल आपका लगभग यही बन गया है, बस आगे बढ़ा जाए। फोर्थ में लिखा हुआ है, आपका लिखा है टॉरिड समर्स when the mercury soars 4 डिग्री सेल्सियस to 6 डिग्री सेल्सियस above the average। जिसको कुछ नहीं समझ में आएगा उसको इतना तो पता होगा ना कि 4 डिग्री से बढ़ के 6 डिग्री हो गया, गर्मी बढ़ रहा है, मरकरी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव है। गर्मी का बढ़ना क्या है? निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे? निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। पांचवा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? Not only there will be more hot days, the spells of heat stress sweeping across much of India are likely to grow longer। फिर वहीं पे हीट वेव्स के बढ़ने की बातें क्या लगा देंगे? नेगेटिव लगा देंगे। और ध्यान से देखिए, सारा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में जा रहा है, सोर्स लिखा हुआ है, लेकिन पांचवा क्या है आपका? फ्यूचर में है। ध्यान से देखिए, टेंस और सेंस, सेंस पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं। टेंस के अनुसार पहला हमारा क्या था? कैन था, संभावना था। सेकंड हमारा फ्यूचर में था। थर्ड हमारा प्रेजेंट में था। फोर्थ हमारा प्रेजेंट में था। फोर्थ लाइन क्यों प्रेजेंट में था? मरकरी सोर्स लिखा है, वर्ब का पांचवा वर्ड किस में लगता है? प्रेजेंट में लगता है। 5 हमारा फिर से क्या है? फ्यूचर है। 6 में लिखा हुआ है दो द नंबर ऑफ पीपुल डाइंग ड्यू टू हीट स्ट्रेस लास्ट ईयर वाज हाफ। ध्यान से देखा जाए, एक तो नेगेटिव है, लोग मर रहे हैं, और ये पास्ट है। नेगेटिव और क्या है? पास्ट। ध्यान से देखा जाएगा, नेगेटिव है और पास्ट है। आपका सवाल बन गया, यही बन गया। आप तरीका को देखिए और ध्यान से 2 मिनट बहुत फोकस की आपको आवश्यकता है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, एक सेंटेंस पॉजिटिव है, बाकी सेंटेंस नेगेटिव है। या तो सभी पॉजिटिव को एक साथ रखते हैं या सभी नेगेटिव को एक साथ रखते हैं। बात को समझना है। अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हैं तो बुरा ही बोलते जाएंगे, ठीक है। किसी को अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा बोलते जाएंगे। ऐसे किसी को थोड़े बोलते हैं कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मूर्ख भी है, वो बहुत ही चालाक लड़का है, गधा भी है, ऐसे थोड़े बोलते हैं। बोलेंगे अच्छा लड़का है, आदमी ईमानदार है, मेहनत करता है, लेकिन थोड़ा सा उसके में कुछ गड़बड़ी, ऐसा बोलते हैं ना। तो पहले सारा तारीफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारी गड़बड़ियों को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है?
तो सारे पॉजिटिव को एक जगह और सारे नेगेटिव को एक जगह। अब ये तो श्योर है कि पॉजिटिव एक ही है, तो वो या तो शुरू में होगा या लास्ट में होगा, या तो शुरू में होगा या लास्ट में होगा। बात को समझा जाए, यहाँ पे बड़ा पॉइंट है, समझिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है इट इज इनकरेजिंग दैट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको घेर लीजिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट नाम है, एक बड़ा सा नाम है संस्था का। इसमें एक और नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। पूरे कहानी में, पूरे लाइन में एक बार देख लीजिए कि क्या इनका दोबारा कहीं चर्चा है। शॉर्ट में भी कहीं पे आपके पास NDM या फिर IMD लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसका दोबारा कहीं चर्चा नहीं। याद रखा जाएगा, अगर कोई ऐसा नाउन है, कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति ऐसा नाम किसी वाक्य में है जिसका दोबारा कहीं वाक्य में चर्चा नहीं है, नाउन या प्रोनाउन के रूप में दोबारा उसका कहीं चर्चा नहीं हुआ है कहानी में, वो वाक्य में कहाँ होता है? लास्ट में। कहाँ होता है? लास्ट में। लिख लीजिए इस पॉइंट को। तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा? लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस आपका क्या हो गया? थर्ड आपका लास्ट सेंटेंस हो गया। एक काम आपने कर लिया। अब ध्यान दिया जाए, सेंस वाला काम हो गया। अब सारा पॉजिटिव, अब सारा नेगेटिव एक तरफ रखना है। अब आते हैं टेंस पे। अच्छा, टेंस पे एक बात बताइए ब्रदर, आप लोग तो पढ़े हैं, अगर पास्ट को पहले लिख देंगे तो फिर पूरा सेंटेंस किस में होगा? पास्ट में होगा। क्या कभी भी पास्ट के बाद फ्यूचर हो सकता है? नहीं हो सकता है। पास्ट के बाद प्रेजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट के बाद तो पास्ट हो सकता है ना। तो ये तो श्योर है कि जो पास्ट टेंस आया है वो शुरू में नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। तो सेकेंड लास्ट यानी कि 3 के जस्ट पहले क्या लिख देंगे? 6। तो आपके लास्ट के 2 वाक्य मिल गए। कौन कौन मिल गए? 6 और 3। 3 क्यों? क्योंकि वो आपका पॉजिटिव था। 6 क्यों? नेगेटिव था लेकिन वो पास्ट था। तो उसके बाद सिर्फ हमको पास्ट लिखना होता, और पास्ट तो एक ही था, लास्ट में लगा दिए। आपके पास 4 सेंटेंस बच गए। आपके पास बच गए 1, 2, 4 और 5। ध्यान से देखा जाएगा, इसी में से कोई एक पहला सेंटेंस है। अच्छा, 1 तो पहला होगा नहीं, विथ से वाक्य शुरू होता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज लिखा हुआ है, गौर से आगे देखिए, विथ राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस देयर इम्पैक्ट। अच्छा, देयर किसके लिए आया होगा? किसी प्लूरल चीज के लिए आया होगा। तो कोई प्लूरल चीज ढूंढेंगे, उसको देयर से लेके जोड़ेंगे, देयर को घेर लीजिएगा। देयर, दीज, देम, ये सारा वर्ड घेर लेते हैं, बहुत फायदा करता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके लाइन नंबर 2 पे। द साइंटिफिक कंसेंसस इज दैट हीट वेव्स विल ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड एक्सपैंड देयर ज्योग्राफिकल स्प्रेड इन द साउथ। अच्छा, एक बात बताइए, वो साउथ में बढ़ेगा। अरे बढ़ने के पहले पैदा तो हो जाए, कुछ बढ़ने के पहले पैदा तो होना जरूरी है, उसके बाद तो साउथ में बढ़ेगा, नॉर्थ में बढ़ेगा। तो हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे देखा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 में लिखा है टॉरिड समर्स when the mercury soars 4 डिग्री सेल्सियस to 6 डिग्री सेल्सियस above the average and produces। प्रोड्यूस का अर्थ क्या होता है? प्रोड्यूस का अर्थ निकलना, ठीक है, निकलना। प्रोड्यूस, यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो पहले प्रोड्यूस होगा ना, यानी जन्म यहाँ हो रहा है। वैसे भी टॉरिड समर नाम यहीं पे है मुद्दे का, और यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो ये तो श्योर है कि इसके पहले होने की प्रबल संभावना है। माइंड में रख लीजिए, 4 पहला हो सकता है। 5 में क्या लिखा हुआ है बुआ? 5 में लिखा हुआ है नॉट ओनली विल देयर बी मोर हॉट डेज द स्पेल्स ऑफ इट। अच्छा, नॉट ओनली से तो वाक्य शुरू करेंगे नहीं, तो श्योर है कि पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया? 4। पहला सेंटेंस क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे जन्म हुआ है 4, तो पहला 4 हो गया। सेकेंड लास्ट यानी कि आपके पास 5वां सेंटेंस हो गया 6 और 6ठा सेंटेंस हो गया 3। 3 आपके पास बन गया। आपके पास बच गया 1, 2 और 5। अब 4 के बाद कहाँ जाएंगे? तो गौर से देखा जाएगा, 5 में भी विल है, 2 में भी विल है, और 1 में संभावना है। तो ये श्योर है कि संभावना तो सबसे बाद में, लेखक संभावना कब व्यक्त करेगा? बाद में ना व्यक्त करेगा। तो ये श्योर है कौन सा विल पहले ले। तो 5 में लिखा है नॉट ओनली विल देयर बी मोर हॉट डेज द स्पेल्स ऑफ हीट स्ट्रेस स्वीपिंग अक्रॉस मच ऑफ इंडिया आर लाइकली टू ग्रो लॉन्गर। गौर से देखा जाएगा, ठीक है। और ऊपर में लिखा हुआ है 2 में, ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा, द स्पेसिफिक कंसेंसस इज दैट heat waves will grow stronger and expand their geographical spread in the south influenced by the sea surface temperature in the Indian and Pacific Ocean। अच्छा, अब एक बात बताइए, पहले इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के पहले इंडिया,
पहले इंडिया में ना बढ़ेगा उसके बाद ना आगे बढ़ेगा। तो श्योर साफ साफ दिख रहा है कि 4 के बाद अगला क्या होना चाहिए 5, क्योंकि इंडिया की बात कर रही हो रहा है, और इंडिया के बाद अब आगे बढ़ेगा पैसिफिक ओशन की तरफ, तो वो कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 के बाद 2 में एक वर्ड जो लिखा है हीट वेव्स, हीट वेव्स के लिए ही ये प्लूरल है ना, देयर लिखा था ना, देयर इम्पैक्ट कैन ओनली इंटेंसिफाई 1 में, तो देयर किसके लिए आया हीट वेव्स के लिए, बना दिए। तो इसके बाद कौन हो गया आपके पास 2 के बाद 1, सीक्वेंस आपका क्या बन गया 4 5 2 1 6 3। इतना मुझे समझाने में टाइम लगा, अगर आप इसे आपको पता होता एग्जाम में आप कैसे बनाते, सीधा पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते, लास्ट का 2 ऐसे बना लिए, एक आगे लगा दिए, सीधा देखते आप उसके बाद कि कहाँ कहाँ रिलेशन है, विद इन 10 सेकेंड ये सवाल आपसे बन जाता, सीक्वेंस आपके पास बन जाता 4 5 2 1 6 और 3। कैसा लगा ट्रिक, ये तरीका अच्छा लगा या नहीं? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। और सेंटेंस अरेंजमेंट पे मैं फुल प्रूफ वीडियो बनाऊंगा, मैं उसके लिए प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, जल्द ही फुल प्रूफ वीडियो आपके पास सेंटेंस अरेंजमेंट का आ जाएगा। तब तक हर एक क्वेश्चन के टाइप को आप समझते हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पे आपका 5 में 5 मार्क्स आ जाना चाहिए था, बहुत ही आसान अरेंजमेंट था। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग हमेशा बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट को सजाते हैं, बढ़ते क्रम में। पहले इंडिया में, पहले जन्म होगा, इंडिया में होगा, फिर आपका पैसिफिक ओशन की तरफ जाएगा, फिर आगे जहाँ जाएगा, तो ऐसे क्रम में इसको एकदम नॉर्मल सोचिएगा ना, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब कोई इसको पूरा पढ़े, पूरा हिंदी करे, अरेंज करे, उतने का समय हमारे पास नहीं होता है। अरेंजमेंट क्लियर हो गया, 5 नंबर क्लियर हो गए। चलिए अब दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा सेंटेंस कनेक्टर। कनेक्टर के बारे में बड़ा हाइप है, मतलब इतना आसान तरीका से सीखिएगा ना, इतना आसान तरीका से सीखिएगा। आज के कनेक्टर 2 नियम पे बनेंगे। मैं दोनों नियम पहले आपको सिखा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति वीडियो को जंप करके आगे चले जाएंगे, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। 2 मिनट के लिए आपको ध्यान देना है, कॉपी पेन निकाल लेना है, डिस्कशन है बउआ, थ्योरी नहीं है, डिस्कशन है, ठीक है? बहुत पेशेंस रख के पढ़ना होगा, ध्यान से सुनना होगा। क्लास हो सकता है कि वीडियो बोरिंग लगे, लेकिन बउआ बहुत ही काम करेगा, बहुत ही फ़ायदा करेगा, ठीक है? बस बने रहिए। और एक आप लोग को मेरा सहायता करना है, शेयर करना है वीडियो, ठीक है? मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार आप लोग वीडियो ना शेयर कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना व्यू कर रहे हैं। आप लोग को बस ये काम करना है। कनेक्टर अगर आज सीख लिए, आज अगर थोड़ा सा फ़ायदा हो गया कनेक्टर में, अच्छा लगेगा, तो आप सबको प्रॉमिस करना है कि आप सब कम से कम 10-10 फ्रेंड के साथ इसको शेयर करेंगे, ठीक है? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ ध्यान से। आज के कनेक्टर के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ, आपको समझना है। ट्रिक देखिए ध्यान से। 2 कंडीशन ले लीजिए, एक होता है कारण और परिणाम, ठीक है? एक होता है कारण और परिणाम, ठीक है? जैसे हंसने के कारण उसे क्लास से निकाल दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? वह हंसा, ही लाफ्ड, ठीक है? आगे लिखेंगे द टीचर, आगे बोलेंगे लेट हिम, आगे बोलेंगे आउट ऑफ द क्लास, ठीक है? हंसने के कारण उसे क्लास से निकाल दिया गया, कारण और परिणाम। एक और हम लोग ले लेते हैं कारण और परिणाम में, ठीक है? जैसे उसकी इच्छा नहीं थी, ठीक है? उसकी इच्छा नहीं थी इसीलिए वो नहीं गया, ठीक है? कारण और परिणाम हो गया। तो यहाँ पे 2 काम होगा, तो जो कारण होगा और जो परिणाम होगा, तो कारण में जो वर्ब होगा, इसमें आईएनजी लगा के, वर्ब में आईएनजी लगा के आप दोनों वाक्य को जोड़ सकते हैं। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। कारण वाले लाइन में वर्ब में आईएनजी लगा के आप दोनों को जोड़ सकते हैं। जैसे मैं 2 लाइन आपको देता हूँ, आपके सामने लाइन है, ठीक है? ठीक है, लिखिए। पहला सेंटेंस है, ठीक है, ही लाफ्ड, ठीक है? दूसरा लाइन है, ठीक है, ही क्रिटिसाइज्ड हिम, ठीक है? ही क्रिटिसाइज्ड हिम। चलिए अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, हिज लाफिंग क्रिटिसाइज्ड हिम, हिज भी हटा सकते हैं, लाफिंग क्रिटिसाइज्ड हिम, बन गया। ये दोनों वाक्य आपस में जुड़ गए। तो कारण में आईएनजी लगा के 2 वाक्य को जोड़ा जा सकता है, पार्टिसिपल कनेक्टर। समझ में आ गया? दूसरी घटना इसमें होती है कि अगर 2 घटनाएं हुई हैं एक के बाद एक, ठीक है? जैसे खेलते हुए वह गिर गया, ठीक है? तो पहले खेल रहा था, उसके बाद गिरा, ठीक है? तो इसको भी आईएनजी से जोड़ा जा सकता है। अगर 2 काम हुए हैं एक के बाद एक, उनको भी आईएनजी से जोड़ा जा सकता है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा बात को। मैं इसी 2 नियम पे, आप इसे कॉपी निकाल कर लिख लीजिएगा,
ठीक है, कॉपी निकल के साफ साफ तौर पे लिख लीजिएगा। पार्टिसिपल वर्ब के चौथे रूप का पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो तरह के वाक्यों को आपस में जोड़ा जा सकता है, कारण और परिणाम, और दो वाक्य जब एक के बाद एक हुए हों। नियम बस यही है कि दोनों बार जो आईएनजी रहेगा वो हम लोग पहले होने वाले कार्य के वर्ब को आईएनजी के रूप में प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ, अब देखिए आपको आराम से समझ में आएगा। ध्यान से लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है बउआ। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? ही वॉज अनविलिंग टू गो एनी फर्दर, आगे जाने का इच्छुक नहीं था। ही रिटर्न होम, वापस आ गया। कारण और परिणाम क्या है? कारण और परिणाम क्या है? कारण और परिणाम। अच्छा, कारण कौन है? वो अनविलिंग था। परिणाम क्या है? कि वो घर आ गया। तो हम लोग इस दोनों वाक्य को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? कारण वाले वर्ब को आईएनजी में लगा के। यहाँ पे वर्ब क्या था? अनविलिंग, तो अनविलिंग से ये वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनविलिंग टू गो ही रिटर्न होम। सीधा वाक्य लिख लीजिए, अनविलिंग टू गो ही रिटर्न होम। कौन सा ऑप्शन है बुआ? ऑप्शन 2, आंसर हो जाएगा 2, बन गया। अब बुआ सेम ट्रिक आप आगे लगाइए, सेम नियम। ध्यान से देखिए, दो घटना हुआ है। दे सॉ द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस, दे चेंज्ड देयर पॉलिसी। कारण परिणाम, कौन कारण है कौन परिणाम है? कारण है कि वो लोग देखे हैं यूजलेसनेस, परिणाम है कि पॉलिसी बदल दी है। वर्ब क्या है कारण में? सॉ। क्या है वर्ब? सॉ। तो ये उसमें आईएनजी लगा के बन सकता है, यानी सीइंग। ये वाक्य किससे बन सकता है? सीइंग से। सीइंग से कौन सा ऑप्शन है बुआ? 3rd बन गया। आंसर क्या लगा देंगे? सॉरी ऑप्शन 1। आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन 1। ठीक है, मैं थोड़ा आगे देख लिया था, ऑप्शन 1 क्लियर हो गया। सेम नियम आगे लगाइए। ही लॉस्ट लार्ज सम ऑफ मनी, ही गेव अप स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन, जो वर्ड स्पेकुलेशन, इसका अर्थ होता है अनुमान। अच्छा, कारण परिणाम, कारण क्या है? पैसा उसका नुकसान चला गया। अच्छा, इसका परिणाम क्या है? कि वो अनुमान लगाना बंद कर दिया, जो आपका गेस वर्क था, सेटिंग वोटिंग करता होगा, बंद कर दिया। तो कारण में वर्ब क्या है? लॉस्ट। लॉस्ट का वर्ब क्या हो जाएगा? लूजिंग। तो ये लूजिंग से बन सकता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 बन गया। आंसर लगा दिया जाए तो आंसर क्या हो गया? 3। फटाफट बन रहा है, फटाफट बन रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। द हंटर टुक अप हिज गन, ही वेंट आउट टू शूट द लायन। अच्छा, यहाँ पे कोई कारण परिणाम नहीं है, यहाँ पे दो घटना हुआ है। बंदूक लिया है और शेर को मारने गया, और शेर को मारने गया। बंदूक लिया है, शेर को मारने गया। पहले क्या काम किया होगा? पहले शेर को मारने गया होगा? नहीं, पहले बंदूक लिया होगा ना, उसके बाद ना शेर को मारने जाएगा। तो उसमें वर्ब क्या है? टुक। तो इसको कैसे बना सकते हैं? टुक में आईएनजी लगा के। टुक में तो नहीं लगेगा ना, टिक में लगेगा ना। टेकिंग से कौन सा ऑप्शन है? टेकिंग से। टेकिंग से 1। आंसर क्या लगा देंगे? 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आपका जिम्मेदारी है, आप देखिए 25 आपसे बन रहा है। सेम नियम, अगर आपसे बन रहा है तो 25 का आंसर होगा 2, स्टीलिंग अ पीस। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? एकदम आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको आया होगा। कैसे? दो घटना है। पहले चीज़ यानी होता है पनीर, कौवा है, पनीर को चोरी किया है, उसके बाद उड़ गया है। पहले चोरी किया है तब उड़ गया है। चोरी करने में कौन सा वर्ब है आपका? स्टोल। स्टोल का क्या होता है? आईएनजी। स्टीलिंग। स्टीलिंग से वाक्य बना दिए, बन गया। समझ में आ गया? तो दो जगह आप आईएनजी का प्रयोग करके कनेक्टर का आंसर फटाक से दे सकते हैं, कारण और परिणाम। तो कारण वाले में जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा के, और दो काम जब एक के बाद एक हुए हो। समझ में आ गया? मुझे लगता है कनेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आपको आ गया है तो आपको आज इसे 10 आदमी के साथ शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, क्लियर है? अरेंजमेंट क्लियर हुआ, कनेक्टर क्लियर हुआ, दो घटना एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बउआ जी आपका 10 नंबर यहीं आ गया। मैंने पहले ही कहा था 20 नंबर इस सेट में आना चाहिए, 20 नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो 20 नंबर नहीं आया तो सेट में क्या आया? तो 10 नंबर तो यहीं हो गया ना। अभी देखिए पूरे 30 में 30 आएगा। ठीक है, बस आगे देखा जाए। अब आगे आप लोग को पढ़ना है बुआ जी कॉमन एरर। सबसे आसान हिस्सा था इस सेट का, कॉमन एरर। चलिए कॉमन एरर जरा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए ध्यान से। बिकॉज वी हैड मोर देन वी नीडेड वी डिसाइडेड टू सेक्रीफाइसिंग। टू के बाद सेक्रीफाइसिंग, टू के बाद आईएनजी होगा? नहीं होगा। टू के बाद क्या लगता है? वर्ब का पहला रूप। तो टू के बाद वर्ब वन लगा देंगे तो गलती किस में हो जाएगा? सेक्शन 3 में। किस में हो जाएगा? सेक्शन 3 में। एक नंबर और आगे बउआ जी आपका आगे 21 नंबर। समय आपको लगे जानते हैं कितना? तो ट्रिक आपको बताया है ना, समय आपको लगेगा मुश्किल से भी आपको लगा होगा 5 से 7 मिनट। ठीक है, अभी देखिए ना कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इवन दाउ रितु हैज अ gigantic art collection,
शी डज नॉट प्रेजेंट इट इन ए ऑस्टेंटेशियस मैनर। ऑस्टेंटेशियस लिखा है, ओ लिखा हुआ है, आगे ए लगा हुआ है, आर्टिकल का एरर, वहां पे एन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एन होना चाहिए था। गलती सेक्शन 3 में। एक आसान सा सवाल। 17 क्लियर? बउआ जी आपका आ गया 22 नंबर। 23 क्वेश्चन नंबर 18। A skilled entrepreneur understands not only how business work but also how to motivate people। हमको बस इतना पता है कि not only but also अगर वाक्य में मौजूद है तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच not only के बाद आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच but also के बाद आएगा। not only के बाद how है, but also के बाद how है, no error। एक ही नियम, ज़्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है। 18 क्लियर हो गया। बउआ जी आपका आ गया 23 नंबर। अब तो आप लोगों को इसको 25-30 आदमी के साथ वीडियो शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग आजकल वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम भी पूरा ऐसे ऐसे बाल ताल करके बोले कि अरे वीडियो शेयर कीजिए लोगों के साथ। ठीक है, अरे कीजिए, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए। ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग का बहुत सपोर्ट मुझे मिला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है। सेट प्रैक्टिस के क्लासेस में मैंने 60 बच्चों का जो क्लासरूम था वहाँ मैंने 150-150 बच्चों को बैठा के पढ़ाया है। फाउंडेशन बैच में जहाँ पे मेरे पास 25 बच्चों का स्थान है वहाँ मैं 50-50 बच्चों को बैठा के पढ़ाता हूँ। बस ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब पे मुझे आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियोज़ आपको फ़ायदेमंद होंगे, जहाँ गड़बड़ियाँ हैं मैं वहाँ इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, ज़रूर। मैं आ गया था क्वेश्चन नंबर 19। सबसे आसान सवाल, धरती पे से आसान सवाल बना नहीं हुआ। विल के बाद लिशन लिखा है, ईडी। कभी विल के बाद वर्ब 3 लग सकता है, धरती पे कभी नहीं लगेगा, असंभव है, असंभव। तो ऑप्शन 1 हो गया। बउआ आपका आ गया नंबर 24। अब आ गया 20 नंबर क्वेश्चन। When my husband is angry, he displays no remorses। अच्छा, रिमोर्स का अर्थ क्या होता है? रिमोर्स नहीं पता है। एंग्री है तो क्या दिखाएगा? वो शिकायत कह सकते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन है। वो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसीलिए इसमें गलती कहाँ हो जाएगा? सेक्शन 3 में। ठीक है, तो ये आपका आ गया नंबर 25। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसमें काफ़ी बच्चों से मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग को याद नहीं रहता है कि बहुत लोग को रिमोर्सेस का अर्थ पता नहीं होता है, बहुत लोग को याद नहीं रहता है कि अच्छा ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए, नाउन पढ़ता सब कोई है, मेरी बात को सुनिएगा, नाउन पढ़ता सब कोई है, और नाउन में गलती भी सब कोई करके आता है, क्योंकि वो लोग सीरियसली उसको लेते नहीं हैं, पूरा पढ़ते रह जाते हैं लंबा चौड़ा। इसलिए मैं नाउन पे भी बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। बनाना तो सब पे है, जिसमें मैं सिर्फ काम के पॉइंट्स लिखूंगा जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में आते हैं। तो क्लियर है? तो यहाँ रिमोर्सेस को रिमोर्स कर देंगे तो आपसे बन जाएगा। बबुआ जी आपका अगर एरर में 1 नंबर काट भी ले तो 24 नंबर आपको एरर में आ जाना, पूरा अभी तक एरर तक बना के 24 नंबर आ जाना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो बबुआ जी आप बना लिए सेंटेंस अरेंजमेंट, आप बना लिए सेंटेंस कनेक्टर, आप बना लिए कॉमन एरर। अब बबुआ जी आप बनाएंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। बड़ा आसान सेक्शन था ये। काफ़ी लोग यहाँ से जंप करके पैसेज पूछ के चले जाएंगे तुरंत। धैर्य बालक, धैर्य धैर्य। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी तो पहला सेट है ना, अभी सेट को आगे बढ़ने दीजिए और आप रेगुलर सेट को देखिए, सेट के वीडियोज को देखिए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। चलिए आते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट बनाना सबसे आसान है, दुनिया में इससे आसान कुछ है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले देखा जाए, लिखा हुआ है जो बोल्ड लेटर में है, लिखा हुआ है माई विशेस व्हेन सी अलाउज। ठीक है, देख लिए। अब आगे पढ़ेंगे। माई वाइफ एक्टेड। अच्छा, एक्टेड कौन सा वर्ब का रूप है? दूसरा, मतलब पास्ट में वाक्य चल रहा है, तो आगे जो भी वर्ब होगा किस में होगा? पास्ट में होगा। और अभी पढ़ के आए कि वहाँ पे अलाउज लिखा है, वो अलाउड होना चाहिए था। तो किस किस ऑप्शन में अलाउड है? तो अलाउड हुआ है ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। ऑप्शन बी में लिखा है माई विश और ऑप्शन डी में लिखा है माई विशेस। दोनों जगह है सी अलाउड। अब आप बताइए माई विश वाले को टिक मारेंगे कि माई विशेष वाले को टिक मारेंगे? तो मैं आपको सीधे तौर पे एक बात बतलाता हूँ, याद रखिए, अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड चेंजेज करके चाणक्य बनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वाक्य में जिसका नियम आपको पता है आप उस नियम पे जाइए ना। हमको पता था पीछे एक्टेड लिखा था तो आगे हमको वहाँ पे अलाउड होना चाहिए था। क्यों विशेष को विश करेंगे? आपको वहाँ पे क्या आवश्यकता है करने की? उसको कहते हैं लेखक के सेंस के साथ खिलवाड़ करना। ये आप नहीं कर सकते हैं। अननेसेसरी चेंजेज वाक्य में कभी भी नहीं करना है, जिसका नियम आपको नहीं पता है, क्योंकि उसका नियम होता ही नहीं है। आप क्यों चेंज करेंगे? इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी कि 4th।
एक नंबर और आ गया यहाँ पे बुआ जी। आपका तो 25-26 नंबर यहीं हो गया, पैसेज में तो 5 नंबर लेके आएंगे ही, फिर आगे जो आपका कॉलम मैचिंग है वहाँ भी आप लोग का 30 में 30 आना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द माल नरिश्ड चाइल्ड आर। अच्छा चाइल्ड है तो आर कैसे, चाइल्ड है तो इज लगेगा ना बउआ, चाइल्ड तो सिंगुलर है ना। अच्छा इज डाइंग फ्रॉम हंगर, हो सकता है मर रहा है भूख से, एंड नीड्स इमरजेंसी मेडिकल केयर, 1 होने का प्रबल संभावना है। 2 में लिखा है आर डाइंग तो कभी नहीं होगा, हैज़ डाइड फ्रॉम हंगर मतलब मर गया है तो उसको मेडिकल क्यों देंगे, मर गया तो मेडिकल केयर थोड़े चाहिए, तो सेंसुअल एरर है यहाँ पे सी में। डी में लिखा है कैन डाई फ्रॉम हंगर। देखिए कैन का इस्तेमाल आमतौर पे करते हैं बहुत प्रबल संभावना के लिए या क्षमता के लिए, बहुत प्रबल संभावना अनुमान, तो भूख से मर सकता है तो कैन, इसमें कैन की आवश्यकता ही नहीं है, तो वास्तविकता की बात है ना कि कोई भूखा रहेगा तो मर जाएगा, तो यहाँ कैन की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये एक सेंसुअल एरर है, सीधी बात है, ये सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, लिख भी देंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा बउआ 1, क्या हो जाएगा 1। चलिए 13, देयर आर मेनी ऑनलाइन चेक ऑफर्स। चेक ऑफर्स का अर्थ होता है जो ट्रैप होते हैं ना, ट्रैप जाल, दैट आर नॉट लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का अर्थ होता है लीगल, जो लीगल नहीं होते हैं, एंड कुड एंड इन कॉस्ट यू मनी। हाँ पहले याद रखा जाए, एंड के बाद एंड इन का इस्तेमाल नहीं करते हैं कभी भी, समाप्त होने के लिए या तो एंड लिखिए या फिर एंड अप लिखिए, एंड अप, क्या लिखते हैं एंड अप, याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को, एंड अप। दूसरी बात, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो किस रूप में आता है, आईएनजी के रूप में आता है। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है सिर्फ टू के बाद वर्ब वन आता है, बाकी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब किस रूप में आता है, आईएनजी के रूप में आता है, ठीक है। तो ऐसा देखिए तो कौन सा ऑप्शन में लिखा है, तो ये सी में लिखा है एंड अप कॉस्टिंग, एंड अप कॉस्टिंग। तो आज से बाद आपको याद कर लेना कि एंड इन नाम का तत्व न धरती पे नहीं होता है। क्लियर है, 13 क्लियर है। आते हैं हम लोग 14 पे। वी कीप आवर डाइनिंग रूम टेबल टक्ड अवे इन अ नुक। नुक वर्ड का अर्थ होता है बुआ जी कॉर्नर, इसी से वर्ड बना है नुक्कर। नुक्कर का अर्थ होता है जो आपका चौराहा या जो कॉर्नर होता है हमारे गलियों का, ठीक है, जो गली का कॉर्नर होता है, तो नुक का अर्थ होता है कॉर्नर। तो डाइनिंग टेबल को धक्का दे के कहाँ लगा दिया, कॉर्नर में लगा दिया। टू मैक्सिमाइज एवरी इंच ऑफ स्पेस इन आवर अपार्टमेंट, कोई एरर नहीं बुआ जी, सीधा साधा प्यारा सा सुंदर सा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको काट नहीं सकते, कोई जबरदस्ती इसका नहीं करना है, ठीक है। 15, although the gymnast believe she will err during her routine, she managed। देखिए बुआ जी, सी के बाद लिखा है मैनेज्ड, मतलब ये ईडी, मतलब टेंस पास्ट में चल रहा है, तो पीछे भी हमको बिलीव को बिलीव्ड करना होगा क्योंकि इम्प्रूव तो उसी को करना है। बिलीव्ड लिखा है बुआ जी ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, मतलब बी तो आंसर पहले कट गया। अब देखिए ए में लिखा है बिलीव्ड सी वुड एरर, याद रखा जाएगा बुआ जी, एरर नाउन है, अर वर्ब है, ई डबल आर, अर वर्ब है, एरर नाउन है, और वुड क्या है बुआ जी, मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है बुआ जी, मेन वर्ब। तो ऑप्शन ए तो कट गया क्योंकि हमको वहाँ चाहिए था वर्ब। अब आंसर बुआ या तो सी होगा या डी होगा। तो सी में लिखा है बिलीव्ड सी वुड अर्न ड्यूरिंग हर रूटीन, और डी में लिखा है बिलीव्ड दैट सी कैन अर्न ड्यूरिंग हर रूटीन। फिर वही सवाल, आपको पता है कि जब पीछे बिलीव्ड होगा तो विल की जगह वुड आ जाएगा, जहाँ भूतकाल होता है वहाँ पे विल अपने आप को वुड में बदल लेता है। तो अननेसेसरी चेंज कैन करने का कोई लॉजिक है वहाँ पे, कोई लॉजिक है, मतलब कोई सेंस है कि कैन करेंगे वहाँ पे, इसी को बोलते हैं अननेसेसरी चेंज। आपको नहीं करना है, जिस चेंज की कोई आवश्यकता नहीं है वो नहीं करना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा बुआ जी, सी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने का सीधा सीधे बुआ जी को बउआ वाला नियम याद कर लीजिएगा, बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए, बेसिक ग्रामर, और ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है बुआ जी। आपका 5 में 5 आ जाएगा। जिस दिन आप चाणक्य बनिएगा, ज़्यादा दिमाग खपाइएगा, उस दिन आपका नंबर कटना स्टार्ट हो जाएगा इंप्रूवमेंट में, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। आपका बुआ जी अभी तक आ गया 30 नंबर यहीं पर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा सेक्शन बनाया जाए, पैसेज। बहुत लोग तो इंतज़ार कर रहा होगा, देखते हैं मास्टर बाप पैसेज कैसे पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए पैसेज का वीडियो पहले जाके देख लीजिए। अगर पैसेज का वीडियो नहीं देखे हैं तो हे बालक, पहले आप जाके पैसेज का वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपसे ये पैसेज बउआ की तरह बन जाएगा, विदिन सेकेंड्स बनेगा। अगर आप पैसेज का वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो, अगर देखे हुए हैं
तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो ट्रिक मैं बताता हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करता हूँ। मैं जो ट्रिक आपको बतलाता हूँ ना बउआ, मैं बिल्कुल वही ट्रिक सेल्फ इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं उस पर क्वेश्चन बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास वो ट्रिक लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो उस पर संदेह का सवाल नहीं है। पैसेज आपके सामने है, जो चीज़ें हमने आपको कही हैं, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें क्या क्या फोकस करना है, हर एक पैराग्राफ का शुरू और अंत, हमें एब्रिविएशन, ठीक है, जो भी एब्रिविएशन लिखा हुआ है, जो भी इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट हाइफन लिखा हुआ है, ठीक है, और जो भी डाटा दिया हुआ है, इतनी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? इतना ही बात मैंने अपने पैसेज के वीडियो में भी बोला था। तो पैसेज आपके सामने है, देखिए कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है। ये बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं जो मैं आम तौर पे हाईलाइट करता हूँ, जो मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे हाईलाइट किया हुआ पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, शुरुआत का 2 लाइन, ठीक है, उसके बाद जो आपका 12 to 26 लिखा है, जो 30 और 50 लिखा हुआ है डाटा, वहाँ पे जो ब्रैकेट है। आगे बढ़ते हैं तो जो अराउंड 24% लिखा है, वहाँ ब्रैकेट भी और डाटा भी है, तो वो हाईली इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने फोकस लिया है। आगे हाइफन है, जहाँ पे लॉस ऑफ कंट्री लिखा है, मैंने उसको हाईलाइट किया है। आगे बढ़िए तो एक और एवरीथिंग के पास हाइफन है, मैंने उसको हाईलाइट किया है। मैंने इसका लास्ट लाइन भी हाईलाइट किया है, क्योंकि हर एक पैराग्राफ का शुरू और अंत पढ़ना है। लास्ट पैराग्राफ का मैंने शुरुआत का लाइन हाईलाइट किया है, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे हाइफन है, मैंने हाईलाइट किया है। और लास्ट के कुछ डाटाज वगैरह मैंने हाईलाइट किए हैं, जैसे यूएस लिखा हुआ है, सेंट्रल एशिया लिखा है, लीगली लिखा है, ये मैंने हाईलाइट किया। ये बस इतना ही हाईलाइट करना है। आप देखिए तो मैंने 30% से भी कम 20% पैराग्राफ को हाईलाइट किया है, ठीक है। इतना ही पे बउआ बन जाएगा। अब बताइए इतना पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? अगर इतना पढ़ने में आपको 10 मिनट लग रहा है तो आप धरती पे किसी काम के नहीं बउआ। इतना पढ़ने में आपको 4, 5, 6 मिनट लगेगा। 6 हार्डली हो गया, 4-5 मिनट के अंदर में इतना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बउआ क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन, ये तो मर गया इंसान। पहला ही क्वेश्चन, टाइटल ऑफ द पैसेज। देखिए वो टाइटल बहुत आसान चीज़ होता है, लेकिन चूंकि आपको टाइटल हम अभी पढ़ाए नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो टाइटल सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 समझाएंगे। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एग्जाम में पहले जो क्वेश्चन जल्दी बनने वाला होता है उसको हिट करते हैं, उस क्वेश्चन को हिट नहीं करते हैं जो पहले जल्दी बनने वाला नहीं होता है, ठीक है। हालांकि मैं टोन और टाइटल पे जल्द ही पैसेज आपके सामने लेके आऊँगा। सपोर्ट, आप लोग को क्या करना है, सपोर्ट। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सारे टॉपिक पे पैसेज आएंगे, वीडियोज़ आएंगे, जल्दी आऊँगा। उसको देखने के बाद ये गलत होने वाला नहीं है। आज भी कुछ तो सिखा के ही जाऊँगा ना। 7 देखते हैं, मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड पिक्यूलियर। अच्छा, पिक्यूलियर लिखा है बुआ जी, लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, देयर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड दिस पिक्यूलियर टेंडेंसी। पिक्यूलियर का अर्थ होता है खास, यूनिक। तो यूनिक अर्थ क्या हो जाएगा, जनरल, कॉमन। ठीक है, तो ऑप्शन में से कौन सा वर्ड लिखा है, तो लिखा हुआ बुआ जी जनरल। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ये नंबर सबका आया होगा, सबको इसको सही किया होगा, ठीक है। चलिए, पार्टिकुलर का भी अर्थ होता है खास, इंडिविजुअल का भी अर्थ होता है खास, इंट्रिंसिक का अर्थ होता है नॉर्मल, कॉमन, ये भी हम लोग कह सकते हैं। बेसिक भी इसका अर्थ होता है, जैसे पढ़ते थे ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक होता था जो अपने बेसिक फॉर्म में होता था, जो अपने बेसिक रूप में होता था। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अनजाना, अपरिचित, आप जानते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज। ऐसे क्वेश्चन पे बहुत लोग फंसते हैं, तो मैं जो बात बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना है। देखिए, खेलते हैं हम लोग ऑप्शन से। खेलते हैं कैसे, ऑप्शन से। अप्रोच कैसा होना चाहिए हमारा, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब पहले आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 4 में लिखा है ऑल ऑफ द अबव, और ऑप्शन 5 में लिखा है नन ऑफ दीजिए। यानी बउआ, यानी अगर हम कोई 2 ढूंढ लें तो हम ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं। कोई 2 ढूंढ ले तो ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं, तीसरा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 के बाद है ऑल ऑफ द अबव, एनी 2 का ऑप्शन नहीं है। वो रहता तो अलग ट्रिक था, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ध्यान दिया जाए। अब इसको देखिए, ध्यान से पहला पढ़िए। इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेज मैटरनिटी लीव इन जॉब्स देन इट वुड पुट इंडिया इन अ बेटर पोजीशन देन मेनी अदर कंट्रीज। ये हमारे हाईलाइटेड सेक्शन का हिस्सा नहीं है, इस पर सर फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आंख कान बंद करके आगे पढ़िए। जितना हाईलाइट सेक्शन आपके सामने है पैसेज का, उतना ही पे फोकस करना है। Lack working participation by women obviously represent a huge economic loss for country। ये साफ साफ तौर पे हाईलाइटेड सेक्शन है बउआ, जहाँ पे हाइफन था,
मेरे ख्याल से फर्स्ट पैराग्राफ में ही जहाँ पे हाइफन था लॉस फॉर द कंट्री, वहीं पे ये सेक्शन हाईलाइटेड है, तो एक तो आपको मिल गया। और दूसरा देखिए आपको साफ साफ तौर पे क्या लिखा हुआ है, रिसेंटली ऑफिशियल डाटा सजेस्ट दैट मोर वुमेन हैव मूव्ड फ्रॉम पेड एम्प्लॉयमेंट टू अनपेड वर्क इन देयर हाउस होल्ड। पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखिए, ये साफ साफ तौर पर हाईलाइट किया गया है, मूव्ड फ्रॉम पेड और रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयमेंट टू डूइंग अनपेड वर्क इन देयर हाउस होल्ड। साफ साफ तौर पर दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट हमको मिला हुआ है। जब दो मिल गया है तो एनी टू का तो ऑप्शन है नहीं बुआ, तो क्या लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव। पहला ढूंढने का लफड़ा नहीं हुआ। बहुत लोग अभी ये कहता कि आप जो हाईलाइटेड पॉइंट बताए हैं वो पढ़ के पहला तो नहीं मिला रहे, ज़रूरत क्या है। अब ये आप बोलेंगे कि अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो हम बोलेंगे धैर्य, धैर्य बालक धैर्य। वैसा भी पैसे जाएगा, वैसा भी ऑप्शन आएगा, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो भी मैं बनाऊंगा। धैर्य, आपको क्या रखना है, धैर्य, ठीक है। और क्या करना है, सपोर्ट, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई इंडिया स्टैंड्स आउट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका आंसर साफ साफ तौर पे देखिए, जहाँ पे 24% ब्रैकेट में लिखा हुआ था वो लाइन हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है, इंडिया स्टैंड्स आउट इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ शॉकिंगली लो रेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड वर्क पार्टिसिपेशन बाय वुमेन। बन गया बबुआ, बोले थे ना बन जाएगा। चलिए आंसर हो गया, आंसर लगा दीजिए थर्ड, बन गया। चलिए लास्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। Which of the following statements is oblique wrong according to the passage? अच्छा, कौन सा गलत है? देखिए ये भी आसान चीज़ है, एकदम आसान चीज़, धैर्य से देखिएगा। पहला लिखा है 12 to 20। अच्छा, तो जैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ पे 12 to क्या लिखा हुआ है, पैसेज में लिखा हुआ है हमारा 12 to 26, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 to 20, तो ये तो श्योर है कि जो पहला है वो ही गलत है। पूछ रहा है कौन कौन सा रॉन्ग है, तो पहला तो गलत होगा, इसमें कोई दो इशू नहीं है। अब देखिए दूसरा में लिखा हुआ है सम कंट्रीज लाइक कनाडा ऑस्ट्रेलिया इवन प्रोवाइड ओनली फ्यू मंथ ऑफ पैटर्नल लीव। ये भी आपके लास्ट सेंटेंसेस में है जो हमने डाटा में हाईलाइट किया है, हालांकि इस पर फोकस आपको नहीं करना है। सी पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है जेंडर गैप्स इन एजुकेशन ऑल्सो वर्क अगेंस्ट फॉर वुमेन, और ये देखिए साफ साफ तौर पे डाटा में यहाँ लिखा हुआ है, जो हमने फोकस किया था लास्ट पैराग्राफ के पहले कुछ लाइन्स में ये चीज़ लिखा हुआ था, पर आपका तीसरा लाइन में लिखा हुआ था, साफ साफ तौर पर आपके सामने दिख रहा है। तो ये तो श्योर है कि सी सेंटेंस आपको साफ साफ मिल गया, सी मिल गया तो सी तो सही है। ऑप्शन में ओनली ए है नहीं और नन ऑफ दिस होगा नहीं, क्योंकि ए तो आपको साफ साफ तौर पे मिल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। आंसर क्या लगा देंगे, 1। मैंने पहले ही कहा था ना, हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऑप्शन बेस्ड होना चाहिए। हमारा अप्रोच ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसके पास होगा, जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा पढ़ाई लगाएगा, वो आदमी रिजल्ट तुरंत दे देगा। तो क्लियर हो गया। अब मैंने आपको जैसे कहा था कि अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा इसका टाइटल। देखिए टाइटल एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, लेकिन शॉर्टकट चीज़ मैं आपको बतलाता हूँ। टाइटल ऐसे काफ़ी चीज़ों पे निर्भर करता है, कि वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे निर्भर करता है वो होता है पैराग्राफ का, पूरे पैसेज का इनिशियल और फाइनल लाइन, इनिशियल और फाइनल, शुरुआत और अंत, शुरुआत और अंत, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो मेरे पास डैम श्योर है कि जितने लोगों ने भैया आंसर लगाया होगा उसमें से 95% लोगों का आंसर या तो 3 होगा या 4 होगा, या 3 होगा या 4 होगा। कुछ लोगों का होगा व्हाट वर्क्स फॉर वुमेन एट वर्क, और कुछ लोगों का होगा वुमेन एट वर्क, ठीक है। बहुत लोग का आंसर होगा वुमेन एट वर्क, जैसा कि मैं समझता हूँ। लोग यहीं पे गलती करते हैं, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। इतने दिन से पढ़ाते पढ़ाते इतना तो अनुभव हो ही जाता है कि बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो बहुत बच्चों का आंसर होगा वुमेन एट वर्क। अच्छा, वुमेन एट वर्क क्यों गलत है, सीधी सी बात है। तो अगर आप इस पैराग्राफ की शुरुआत को पढ़ेंगे, पैराग्राफ किस बारे में है, बात को ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है फाइनली सम गुड न्यूज, आपके सामने सेंटेंस है, देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बिगन टू रिकॉग्नाइज दैट वुमेन वर्कर्स नीड एडिक्वेट मैटरनिटी प्रोटेक्शन। यही पहला लाइन है। ये पूरा किसके बारे में है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, नीड आवश्यकता।
कि जो महिलाएं काम करती हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं। ये वुमेन एट वर्क के बारे में आर्टिकल नहीं है कि जो महिलाएं काम करती हैं, महिलाएं काम कैसे करती हैं, काम करने के लिए कैसे पढ़ाई करती हैं, कैसे स्ट्रगल करती हैं। नहीं 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 बउआ, ये आर्टिकल है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको किस चीज़ की, किस सुविधा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पूरा आर्टिकल उसी के बारे में है। वहीं पे जो वर्ड था, जो मेन था हम लोग को, नीड एडिक्वेट मैटरनिटी, यहीं पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा है शुरुआत और अंत को ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन से मैच करेंगे ना, तो आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। अब ये जो इस पॉइंट को समझ लिया है ना, वो बस ये देखेगा व्हाट वर्क्स। यहाँ पे वर्क्स का अर्थ आवश्यकता है, वर्क का अर्थ आवश्यकता भी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम अगर बोलते हैं दिस मेडिसिन विल वर्क फॉर यू, मतलब आपको इस मेडिसिन की आवश्यकता है, ये आप पे असर करेगा, प्रभाव करेगा। तो वर्क का एक इस्तेमाल हम लोग नीड को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, जो उनको फायदा करेगा, जो उनको सहायता करेगा। तो इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो मोस्ट सुटेबल टाइटल है, देखिए आपसे टाइटल नहीं पूछा जाता है, आपसे मोस्ट सुटेबल टाइटल आपसे पूछा जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका टाइटल वुमेन एट वर्क भी हो सकता है, लेकिन अगर मोस्ट सुटेबल टाइटल की बात है, अगर आपके पास मोस्ट सुटेबल टाइटल मौजूद है, तो आप सिर्फ टाइटल लेके क्या काम करेंगे, आप मोस्ट सुटेबल टाइटल लेंगे। ठीक है, अगर एक ही कीमत में आपको अल्टो भी मिलेगा और आपको मर्सिडीज भी मिलेगा, तो क्यों नहीं आप जाकर मर्सिडीज लेंगे। हाँ, ये बात अलग है, बाद में मेंटेनेंस पे खर्चा ज़्यादा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3, व्हाट वर्क्स फॉर वुमेन एट वर्क। मेरे ख्याल से कुछ परसेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा टाइटल का। मैं टाइटल पर जब तक एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना देता हूँ, तब तक आप लोग इस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिए, आपको फ़ायदा करेगा। बहुत ही जल्द आपको टाइटल पे स्पेसिफिक पैसेज भी आपको वीडियो भी मिलेगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और तब तक आप लोग को क्या बना कर रखना है, सपोर्ट। ठीक है, चलिए। तो वो जी आपका हो गया पैराग्राफ कंप्लीट। पैराग्राफ भी आपने देखा कि हमने कैसे बनाया, 30% पैराग्राफ पढ़ के हमने पैराग्राफ को बनाया। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं क्लासेस में भी कहता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, 30% पढ़ के बनाया जा सकता है। चलिए, अब है हमारा लास्ट सेक्शन, जो कि पेपर में सबसे पहले था, हमारा कॉलम मैचिंग। काफ़ी लोगों का सही हुआ होगा, काफ़ी लोगों का गलत हुआ होगा इसमें। ठीक है, मैं इसमें 2-3 बातों का आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कॉलम मैचिंग में सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये बड़ा ही अच्छा सेक्शन है। ये जब आसान आएगा ना, कभी कभी आपका 5 में 5 सही हो जाएगा और कभी कभी आपका 5 में 5 गलत हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। कारण है आपने इसे आज तक ठीक से समझा नहीं है। सेंटेंस कनेक्टर हो गया, कॉलम मैचिंग हो गया, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। इसमें 2 सेक्शन है बुआ, इसमें ग्रामर भी है और लिटरेचर भी है। आप जब दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे ना, कॉलम 1 और कॉलम 2 के सेंटेंसेस को मिलाएंगे, उसमें आपको कॉमन एरर भी ढूंढना है। कोई गलती नहीं होना चाहिए, वाक्य में कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर आपने सेंटेंस मैच कर दिया, वाक्य बना दिया, जैसे हम लोग सिर्फ हिंदी करके बना देते हैं, और उसमें कोई एरर है, तो वो वाक्य एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये और ज़्यादा क्लियर होगा आपके सामने। जैसे मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का तरीका देखिए। मैं सबसे पहले देखूंगा क्या, ऑप्शन। सबसे पहले क्या देखूंगा, ऑप्शन। कॉलम 1 कॉलम 2 आपके सामने है, देख रहे हैं। मैंने देखा ऑप्शन। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। पहला लिखा है ए एंड ई, दूसरा लिखा है ए ई एंड बी डी, तीसरा लिखा है ए ई एंड सी एफ, चौथा लिखा है सी एफ। अच्छा, एक चीज़ तो श्योर है कि 3 बार ए ई है। सबसे पहले ए ई बना के देखेंगे। अगर ए ई बन गया तो तीनों में से कोई एक आंसर होगा, और ए ई नहीं बना तो ये तीनों कट जाएंगे। तो सबसे पहले ए ई को देखा जाए। ए में लिखा है चाइनाज अलीबाबा विथ इट्स इन्वेस्टमेंट इन पेटीएम मॉल इज वाइंग। वाइंग का अर्थ होता है रिवेलरी। ठीक है, रिवेलरी समझते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धी। ठीक है, इज वाइंग टू कम्पीट इन द इंडियन कॉमर्स स्पेस। ठीक है, बढ़िया। चाइनाज अलीबाबा सिंगुलर है, इज लगाया है, इज के बाद ING लगाया है, 2 + वर्ब 1 लगाया है, इन द इंडियन ई कॉमर्स स्पेस। सब कुछ सही है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ए ई तो भैया बन रहा है, कोई दाग नहीं है इसमें। हाँ, अब आते हैं, अब ए ई बन रहा है तो देखते हैं बी डी बन रहा है कि नहीं। अच्छा, बी में क्या लिखा है, इट इमर्ज्ड दैट द डिवाइस वाज लीकिंग कोबाल्ट। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। और डी में लिखा हुआ है कॉजेज, बउआ जी, इमर्ज्ड वाज, सब पास्ट में था। एक हिस्सा पास्ट में, एक हिस्सा प्रेजेंट में। कभी हो सकता है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब बी डी नहीं बनेगा, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, काट दीजिए। देखते हैं सी एफ। सी में लिखा है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन द कंट्री इज फाइनल स्पीडिंग अप। बउआ जी, इज फाइनल स्पीडिंग अप या इज फाइनली स्पीडिंग अप?
बउआ जी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, स्पीडिंग अप मेन वर्ब है। मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि एडजेक्टिव का। तो वहां फाइनली होना चाहिए, ना कि फाइनल होना चाहिए, यानी कि वो लाइन ही गलत है। तो वो लाइन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बउआ जी? ए ई, यानी कि ऑप्शन 1 बन गया। वेरी गुड। आते क्वेश्चन 2 पे। समझ में आ रहा है ना बुआ? समझ में आ रहा होगा एकदम, हाँ बोलिए, ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ समझ में आया, बहुत अच्छा से, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सीरियस, देखिए पढ़ाई बहुत सीरियस चीज़ है, इसमें कितना मजाक किया जाए यार। मजाक किया जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा कंसंट्रेशन ना। हाँ, ऑप्शन देखते हैं ए डी, ए एफ एंड बी ई, ए डी सी एफ और बी ई, ठीक है। हम देखते हैं कि इसमें 2 बार ए डी है, 2 बार बी ई है, ठीक है। सबसे पहले एडी को टारगेट करते हैं। अच्छा, एडी में क्या लिखा है? डिमोनेटाइजेशन हैज क्लियरली नॉट सक्सीडेड, ठीक है। और डी में लिखा है परहैप्स द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दिस गवर्नमेंट। अच्छा देखिए कितना आसान सा सवाल है। ये एक कंप्लीट क्लॉज है। कंप्लीट क्लॉज का अर्थ होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात है, ठीक है, अब जब आप कंप्लीट क्लॉज के बाद कोई दूसरा चीज़ जोड़ते हैं तो आपको या तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है या कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है। और यहाँ पे डी में ना तो प्रीपोजिशन है ना ही कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ने वाला नहीं है, तो ए डी कभी नहीं होगा। तो ए डी वाला दोनों ऑप्शन कट गया। अब हम लोग को देखना है ए एफ और बी ई। सबसे पहले देखेंगे बी और ई। बी में क्या लिखा? अच्छा ए एफ ही देख लेते हैं, ए तो पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, ए का सब्जेक्ट है डिमोनेटाइजेशन, एफ का शुरुआत है बट से। देखिए यहाँ पे कंजंक्शन आगे जुड़ जाएगा, लेकिन बट के बाद क्या लिखा है? इंश्योर। अच्छा एक बात बताइए, जब सब्जेक्ट डिमोनेटाइजेशन है, दोनों वाक्य आपस में जुड़ेगा, यानी दोनों का सब्जेक्ट एक हो जाएगा, तो वो इंश्योर होना चाहिए या इंश्योर्स होना चाहिए? इंश्योर्स होना चाहिए ना बुआ, इंश्योर्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर है ना, तो वर्ब का 5वां रूप लगेगा। तो यहाँ तो इंश्योर लिखा है, तो दोनों आपस में जुड़ने वाला नहीं है, मिस्टेक हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैंने पहले ही कहा था यहाँ ग्रामर भी लगेगा, सेंस भी लगेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फोकस कीजिए, ध्यान से पढ़िए और जाके टेंस वाले वीडियो को देखिए, वॉइस वाले वीडियो को देखिए, इसलिए मैंने पहले ये सारे वीडियो बना दिए हैं। तो यहाँ पे इंश्योर्स होना चाहिए बुआ, तो ये दोनों नहीं बनेगा। तो हमको लग रहा है कि आपका ये भी अब या तो आंसर बी होगा या होगा नन ऑफ द अबव। बी ई को देखते हैं। बी में लिखा है One can only imagine the greater heights that can be achieved। एकदम सही लिखा है। देखिए दैट यहाँ है कंजंक्शन के तौर पे, can be achieved लिखा है विथ द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग, एकदम सही है। तो आंसर क्या लगा देंगे? बी और ई, एकदम करेक्ट सेंटेंस बना है। समझ में आ रहा है ना इसमें क्या करना है? यही आप पहले मिस्टेक करते थे, आप उसमें ग्रामर नहीं देखते थे, आप देखते थे बस सेंटेंस जुड़ गया बना दिए। नहीं बउआ जी, ग्रामर भी देखना है, सेंटेंस भी देखना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है, एकदम आ रहा है, एकदम आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा भी रखिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए कितना आसान चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 और आराम से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए ये एक दूसरा पैटर्न है बनाने का। एक तो होता है कि ऑप्शन देख के बनाना, एक होता है कि पहले कॉलम के दोनों साइड ध्यान देना। ध्यान से देखिएगा, ई में लिखा हुआ है टू ओवरकमिंग, दिख रहा है टू ओवरकमिंग, ई में देखिए तो लिखा हुआ है साफ साफ तौर पे। अच्छा, टू के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगता है? वर्ब 1, ING नहीं लगता है, ठीक है। हालांकि खास बात मैं यहाँ आपको बतलाता हूँ, खास बात ध्यान से देखिए, टू के बाद कुछ कंडीशंस में ING भी लगता है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करेंगे कि मैं उस पर खास वीडियो बना दूंगा, जब आपको मालूम चलेगा कि टू के बाद ING कब लगता है। अगर पता नहीं होगा तो, हालांकि अभी आप जो जानते हैं वही माइंड में रखिए। तो टू के बाद वर्ब 1 होता है, टू के बाद ING जिस कंडीशन में लगता है वो कंडीशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये लाइन तो गलत है, यानी ई से जो जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। अब देखिए ऑप्शन ए में लिखा है AF, चलिए हो सकता है। बी में लिखा है AF एंड बी, BE तो बनेगा नहीं क्योंकि ई गलत है, काट दीजिए। डी में लिखा है AE एंड BF, तो AE कट गया। और डी में लिखा है BD। अब या तो आंसर AF होगा या BD होगा, कोई एक ही होगा, दोनों तो होगा नहीं, ऑप्शन है। तो आंसर पहले AF बना के देख लीजिए। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज कंटिन्यू टू बी इन द स्पॉटलाइट, देखिए सामने दिख रहा है ना, दोनों मैच कर रहा है, इन द स्पॉटलाइट। अच्छा, बी के बाद इन लगता है कि नहीं? तो एक सेंटेंस बोलते हैं, आई वांट टू बी इन योर टीम, एकदम लगता है। बी इन द स्पॉटलाइट फॉर द रॉन्ग रीजंस, एकदम सही सेंटेंस है। अब जब AF बन गया तो BD पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सेंटेंस आपका तैयार है, AF बन गया, आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है बुआ? देखिए कितना तेजी से बनेगा, कितना स्मूथ वे में बनेगा, एकदम बउआ की तरह बनेगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अब आप जब पैटर्न सी गैप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, सारा सेंटेंस पढ़ के बना सकते हैं, बउआ की तरफ हलवा की तरह इसको बना सकते हैं, कोई आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बेग काम आपके लिए छोड़ता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ। आंसर आपको पता है, आप खुद पढ़ के देखिए, मैच करके देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं पार्टिकुलरली अलग से इस पर आप जो कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपना नंबर भी आप दे देंगे, मैं आपको मैसेज करके दोनों ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। हालांकि अगर 2 क्वेश्चन आप खुद से क्लियर कर लेते हैं, खुद से समझ लेते हैं, खुद से डिस्कस कर लेते हैं, सेल्फ डिस्कशन भी एक बहुत चीज़ होती है, इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं, तो पढ़ाई ज़्यादा समझ में आता है। तो मैंने इस पूरे सेट में 2 क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मैं चाहूँगा कि आप ये दोनों खुद से कर ले, खुद से पढ़ ले, खुद से समझ ले और सेटिस्फाइड हो जाए। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सेट वाले वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक है? अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और किसी भी टॉपिक, क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री हैं, एकदम फ्री हैं बुआ, ठीक है? किसी भी टॉपिक पे आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? आप फ्री हैं। और किसी भी तरह का अगर आपका सजेशन हो तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बस एक काम करना है कि आपको अपना सपोर्ट बना के रखना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है बुआ जी। 2020 हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार एग्ज़ाम्स तो बहुत ज़्यादा होने वाले थे, लेकिन अभी थोड़ा पोस्टपोन चले गए। लेकिन बउआ जी देखिए, जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा ही, आज हो या कल हो। हमारा टाइम है कि हमारा काम है कि जो हमें गोल्डन टाइम मिला हुआ है, इस टाइम को हम लोग या तो नेगेटिव काम सोचने में बर्बाद कर दें या फिर पॉजिटिव काम करने में बर्बाद कर दें। तो क्यों नेगेटिव करें यार, क्या फ़ायदा है नेगेटिव करने से? कुछ पॉजिटिव करते हैं, सवाल को बनाते हैं, सपोर्ट, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। इतना कंटिन्यू रखते हैं ना कि आज एग्जाम हो, कल एग्जाम हो, परसों एग्जाम हो, जब हो हम उसको क्रैक कर लें। जो बीच में सो जाता है, जो रेस्ट करने लगता है ना, वो एक्सक्यूज़ देता है बाद में कि अरे ये हो गया, वो हो गया। लाइफ एक्सक्यूजेस से नहीं चलेगा ना बुआ, है? तो चलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, वो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, कमेंट करके मुझे बताएगा भी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड वेट फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।